हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, उस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के कारण कैसा स्ट्रक्चर आ सकता है, यूनिट सेल, लैटिसेस, फिर उसके बाद आपका कितने टाइप के क्रिस्टल्स सॉलिड्स होते हैं, फिर जो सॉलिड्स होते हैं उसमें कितने डिफेक्ट्स होते हैं विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सबसे पहले हम एक बेसिक प्रीव्यू ले लेते हैं कि व्हाट आर सॉलिड स्टेट। ये हमने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सॉलिड स्टेट की। वी नो कि उसमें डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है एंड शेप होता है। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। आप देख सकते हो कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने टाइटली और इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इनके बीच का जो ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ये बहुत कम होता है। और सिंस ये बहुत ज्यादा पास होते हैं तो इसके कारण इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है। इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, बिकॉज आप देख सकते हो कि कितने टाइटली पैक्ड है, फिर उसके बाद इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, डिस्टेंस कम है, तो उसके कारण ये बहुत रिजिड होते हैं। और अगर आप इसको फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर आप मोशन की बात करो तो मोशन में अगर आप बात करो तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने टाइटली पैक्ड और इनके आसपास बिल्कुल स्पेस नहीं है टू गो हियर एंड देयर। तो अगर इसमें कोई भी वाइब्रेशन आप प्रोड्यूस करोगे तो मूवमेंट क्या होगा कि जो पार्टिकल है वो अपनी ही पोजिशन पे ऑसिलेट करेगा। इट विल जस्ट ऑसिलेट एट इट्स पोजिशन। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ से यहाँ चला जाएगा। और क्यों? क्योंकि वी कैन सी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर कि इसके पास स्पेस नहीं है टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जब भी मोशन की अगर आप बात करेंगे पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स क्या करेगा, वो अपने ही पोजीशन पे इट जस्ट एक्सेलरेट। ओके, ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट जो हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नाउ वी नो कि सॉलिड स्टेट क्या होता है और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स ऑफ सॉलिड होते हैं। ठीक है, आपके सॉलिड्स दो तरीके के हैं, एक एमॉर्फरस सॉलिड है और एक आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है कि अगर आप उसके शेप की बात करें तो वो डेफिनेट होता है, उसका जो पैटर्न होता है वो बहुत लॉन्ग रेंज तक उसका पैटर्न जो होता है वो सिमिलर होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉलो करता है। जैसे आप इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, इसके एग्जांपल आपका सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज होंगे। आप इस स्ट्रक्चर में देख भी सकते हैं कि अगर आप इसको देखो तो यू कैन सी कि ये जो बेंजीन वाला पैटर्न है ये आपको बहुत रिपीटेटिव और बहुत मतलब एकदम रेगुलर पैटर्न आपको एक दिखाई पड़ रहा है, पूरे क्रिस्टल में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे क्रिस्टल्स को हम, ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मतलब जिसके पास एक डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप या पैटर्न या अरेंजमेंट हो। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि ये जो आपका ये बेंजीन का जो ये पैटर्न है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पैटर्न ये रेपिटेटिव है। देख रहे हो आप, ये पूरा क्रिस्टल में रिपीट हो रहा है, ठीक, एंड थ्रू आउट द क्रिस्टल रिपीट हो रहा है। तो इसमें जो आपका पैटर्न होता है ये लॉन्ग रेंज, यानी कि लॉन्ग रेंज तक आपका पैटर्न रिपीट होता है। ये होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब अगर आप एमॉर्फरस सॉलिड की बात करो तो एमॉर्फरस सॉलिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसके पास क्या होता है, इररेगुलर शेप। एंड ये हम इस पैटर्न से देख भी सकते हैं, लाइक हियर वी कैन सी कि हाँ एक बेंजीन का एक जो रेगुलर पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है और ये हमको विजुअलाइज भी हो रही है, हमको दिखाई भी पड़ रहा है। बट इन दिस केस इन एमॉर्फरस सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो ये इररेगुलर शेप है, देयर इज नो पर्टिकुलर पैटर्न। आप देख नहीं सकते ना कि कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम इसको ले लें तो आप देखो ये दिस इज नॉट रिपीटिंग, ये पीरियोडिकली रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या, ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, एमॉर्फरस सॉलिड। अगर मान लीजिए इसमें कहीं आपको एक ऐसा पैटर्न मिला, एक ऐसा रेगुलर पैटर्न, फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी बात कर लो तो देखो अगर एक ये है ऐसे पेंटागन टाइप, इसको भी अगर आप एक बार पेंटागन इमेजिन कर लो तो आप देखो कि अगर आपको कोई पैटर्न रिपीट होता दिख भी रहा है तो वो बहुत शॉर्ट रेंज तक रिपीट होगा। जैसे मान लीजिए इसको ले लीजिए, दिस इज बेटर, ये भी पेंटागन है, ये भी पेंटागन है, तो ये बस शॉर्ट रेंज तक रिपीट हुआ, बस यहाँ तक रिपीट हुआ, उसके बाद ये पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो एमॉर्फरस सॉलिड्स आपके ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें इररेगुलर शेप होता है। और अगर आपको कोई रेगुलर पैटर्न, ओके, कोई रेगुलर रिपीटेटिंग पैटर्न अगर आपको दिखेगा भी तो वो कैसा दिखेगा, ओनली थ्रू शॉर्ट डिस्टेंसेस, यानी ये आपका बहुत शॉर्ट रेंज तक आपको दिखाई पड़ेगा। एग्जाम्पल आपका होता है रबर एंड क्वार्ट्ज। तो अगर आप इसमें ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट की बात कर दो कि जो आपका ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स का जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है, तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है।
ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। व्हाई? बिकॉज आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो आपका अरेंजमेंट है, ये जो आपका जो अरेंजमेंट है, ये दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट ये थ्रू आउट द क्रिस्टल है, ठीक है, इसलिए इसमें जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज होता है। बट अगर आप एमॉर्फरस सॉलिड की बात करो, पहले तो उसको आप में जनरली आपको पैटर्न दिखेगा नहीं रेगुलर, बट इन केस यू विल फाइंड अ पैटर्न, ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा, एक छोटा सा पार्ट लिया ना हमने क्रिस्टल का, अगर बहुत बड़ा सा होगा तो ऑब्वियसली दिस विल रिपीट होगा कहीं ना कहीं। तो अगर रिपीटिशन होता भी है तो ओनली शॉर्ट रेंज तक होता है, बहुत थोड़े से पीरियड तक आप, मतलब बहुत थोड़े से डिस्टेंस तक आपको दिखाई पड़ेगा, बहुत छोटे से डिस्टेंस तक आपको दिखाई पड़ेगा, उसके बाद आपको सेम रिपीटेशन या सेम पैटर्न दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसमें अगर हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, तो कैसा होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ओके, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब हम इसके इन दोनों में थोड़ा सा और डिफरेंसेस देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या आपका डिफरेंसेस होता है। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लो, ठीक है, अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करो, ये आपका इधर ये वाला आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, एंड दिस इज योर एमॉर्फरस सॉलिड। ओके, अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लो तो इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो होता है आपका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, शार्प एकदम शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। और अगर आप एमॉर्फरस सॉलिड की बात कर लो तो एमॉर्फरस सॉलिड में क्या होता है कि ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब से आपने किसी सॉलिड है, फॉर एग्जांपल आपने इस रबर को ले लिया, ठीक है, आप इसको ऐसे हीट करते गए करते गए करते गए करते गए, तो आप देखोगे कि ये ओवर, मतलब धीरे 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 ये क्या होता है, मेल्ट होने लगता है। बट अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है कि अगर आप उसको हीट दे रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ऐसे करके पॉट्स है, ठीक है, आप इसको ऐसे करके हीट दे रहे हो, आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो होगा क्या कि ये आपका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ये टेम्परेचर लेता रहेगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर पे ये तुरंत क्या हो जाएगा, ये तुरंत मेल्ट होना शुरू कर देगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एमॉर्फरस सॉलिड में क्या रहता है, एमॉर्फरस सॉलिड में आप जैसे हीट प्रोवाइड करोगे वो ओवर द रेंज धीरे 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 लिक्विड में मेल्ट हो रहा था। बट क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि वो हीट लेता रहता है, मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है 102 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये 102 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही आएगा ये आपका सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये तब मेल्ट होना शुरू करेगा। ओके, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि इट हैज अ शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, मेल्ट कब करता है, एक शार्प और एक कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा। बट अगर आप रबर की बात करो, एमॉर्फरस सॉलिड की बात करो, तो ये आपका धीरे धीरे, मतलब पूरे जब से आप हीट टेम्परेचर देना शुरू करोगे तब से ये धीरे 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 मेल्ट करना शुरू कर देता है। तो अगर हम इनकी मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लें तो ये क्या होता है, मेल्ट्स एट कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो मेल्ट होना शुरू होता है। एंड इसमें क्या होता है कि आपका सॉफ्ट होना या हल्का हल्का मेल्ट होना शुरू कर देगा शुरू से, ठीक है, जब से आप हीट प्रोवाइड करोगे ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, एक ये डिफरेंस हमने पढ़ा। नेक्स्ट अगर हम क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करें, मतलब इनके ब्रेक होने के, इनको क्लीव जब आप करो किसी शार्प, मान लीजिए आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया है, उसको किसी शार्प एज्ड टूल से आप अगर कट करने की कोशिश करोगे पीसेस में, तो जो भी नया पीस वो जनरेट करेगा, ठीक है, जब आपने मान लीजिए ये एक ऐसे करके आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड था, आपने इसको बीच से कट किया, ठीक है, आपने इसको बीच से कट किया, तो जब आप इसको कट करोगे तो आपके पास जो दो पीसेस बचेंगे मिलेंगे, वो दोनों कैसे होंगे, वो आपका प्लेन एंड स्मूथ होंगे, आप देख सकते हो एकदम प्लेन एंड स्मूथ होंगे, ये इनकी क्लीवेज प्रॉपर्टीज होती है। बट अगर आप एमॉर्फरस सॉलिड की बात कर लो, अगर ये आपका एमॉर्फरस सॉलिड है, इसको आप जब कट करोगे, इसको जब आप कट करोगे तो आपको दो पीसेस मिलेंगे विद ऐसे करके इरेगुलर शेप मिलेंगे, ठीक है, मतलब वो बहुत ऐसे स्मूथ से नहीं होंगे, ठीक है, ये इनकी क्लीवेज प्रॉपर्टी हो गई। अब अगर हम हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर ले, हीट ऑफ फ्यूजन मींस मेल्टिंग, मेल्ट करने के लिए कितना ज्यादा मतलब हीट ऑफ फ्यूजन देना पड़ेगा आपको, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप इनके हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड विल हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ओके, डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ
फ्यूजन। और अगर आप एमॉर्फरस की बात करें तो दे डू नॉट हैव a definite enthalpy of fusion. Do not have definite enthalpy of fusion. Okay, ये सारे differences है between crystalline and amorphous solid. Okay, अगर आप इनके नेचर की बात कर दो तो इनको आप ट्रू सॉलिड्स कहते हो, यानी क्रिस्टलाइन को आप ट्रू सॉलिड्स कहते हो, और अगर आप एमॉर्फरस की बात करो तो इसको आप क्या कहते हो, स्यूडो सॉलिड्स। ठीक है, स्यूडो मीन्स जो है नहीं, बस वो प्रिटेंड कर रहा है। ओके, कहते हैं ना सूडो नेचर है, या आपने अमीबा में पढ़ा होगा सूडोपोडिया, कि उसके लेग्स होते नहीं है बट वो अपनी बॉडी पार्ट को ही यूज कर सकता है। सूडो मीन्स समथिंग जो नहीं है बट यू आर यूजिंग इट एज लाइक काइंड ऑफ फेक टाइप, एंड पीडिया मीन्स लेग्स। तो अमीबा में आपने पढ़ा होगा बायो में क्लास 10 में, सूडोपोडिया पे यही कहा जाता है कि उसके पास लेग्स होते नहीं है, वो ऐसे रिमेम्बर ऐसे करके अपनी बॉडी पार्ट का ही वो यूज करता है फूड को इनटेक करने के लिए। तो क्योंकि आप अपने बॉडी को लेग्स की तरह यूज कर रहा है, दे आर नॉट एक्चुअल लेग्स, इसलिए उसको सूडोपोडिया कहा जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे सूडो सॉलिड मीन्स कि दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ सॉलिड, बट इसकी पूरी 100% की सॉलिड नहीं है। ठीक है, तो इनके नेचर के लिए आप सूडो सॉलिड्स भी इनको कह सकते हैं, एंड सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है इनको। ओके, अब अगर हम लास्ट नेचर की बात करें इनके एनाइसोट्रोपी की, ठीक है, इन दोनों में एन आइसोट्रोपी। तो अगर आप एनाइसोट्रोपी की बात करो तो जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वो आपका होता है एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, एनाइसोट्रोपिक, एंड आपका एमॉर्फरस होता है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक, ओके। आइसो मीन्स, पहले इससे समझते हैं। आइसो मीन्स सेम, ठीक है, व्हाट आइसो मीन्स सेम, एंड ट्रोपिक मीन्स डिस्टेंस। ठीक है, सॉरी, ट्रोपिक मीन्स डायरेक्शन। ठीक है, ट्रोपिक मीन्स डायरेक्शन, आइसो मीन्स सेम, ट्रोपिक मीन्स डायरेक्शन। तो आई क्रिस्टलाइन सॉरी एमॉर्फरस सॉलिड आइसोट्रोपिक के नेचर होता है। इससे का मतलब ये है कि अगर आप, ये आपका फॉर एग्जांपल एक एमॉर्फरस सॉलिड है, तो इसमें अगर आप किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी को जब आप मेजर करेंगे तो आप देखेंगे किसी भी डायरेक्शन में अगर आप मेजर करेंगे तो वो हर डायरेक्शन में सेम आती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है आपका कि जो आपका एमॉर्फरस सॉलिड होता है वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। आइसोट्रोपिक इन नेचर का मीन्स कि अगर आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे तो इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप मेजर करेंगे तो वो आपका सेम आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम फिजिकल प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, अब इसको हम समझते हैं। ठीक, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने कोई ऐसे रे लिया और रे को हमने ऐसे करके यूं ऐसे करके पास करा दिया। ठीक है, हमने पास करा दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि ये एक एटम से दो तरीके के इसमें एटम पड़े हैं, एक ब्लू है एटम है और एक रेड है एटम भी। तो ये एटम 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 से टकरा रहा है, तो ऑब्वियसली जो इसका इनिशियल स्पीड होगा वो आफ्टर सम टाइम कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे भी देख लो, इस डायरेक्शन में देख लो, तो यहाँ पे भी हो रहा है कि ये पार्टिकल्स 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 से टकरा रहे हैं। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे समझे, ठीक है, सेम चीज को हम यहाँ पे समझते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट को। वेलोसिटी ऑफ लाइट को अगर हम समझे इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो इसमें क्या होगा, कैसे कि मान लीजिए आपने कोई रे पास की। ठीक, आपने एक रे ऐसे करके, लाइट ऑफ रे ऐसे पास की, तो आपने देखा कि पहले वो एटम ए से टकराया, फिर बी से, फिर ए से, फिर बी से। तो जो आपने इनिशियली इसकी स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो आफ्टर मतलब इसको आफ्टर पासिंग दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड वो कम हो जाएगी। ठीक, अब अगर मान लीजिए आपने यहाँ से पास करा दिया,
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो उसके सामने कोई भी पार्टिकल नहीं आया, किसी भी पार्टिकल से नहीं वो टकराया, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपकी स्पीड कुछ और हो जाएगी। ठीक है। अब अगर आपने मान लीजिए सिर्फ इससे टकराया, मतलब इस वाले पाथ से आपने उसको भेजा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ ए टाइप के पार्टिकल से वो टकरा रहा है। ठीक है। आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भेजा, तो आप देख रहे हैं कि ए बी 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 बी। तो आप देख सकते हो कि हर डायरेक्शन में, जितने भी डायरेक्शन है, इन सारे डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी ऑफ स्पीड होगी, लाइट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी आपकी, डिफरेंट होगी। ठीक है। यहाँ पे वो ए बी पार्टिकल से टकरा रहा है, तो यहाँ पे कुछ और होगी। यहाँ पे किसी से भी नहीं टकरा रहा है, तो यहाँ पे जो इनिशियली थी वही आएगी। यहाँ पे सिर्फ बी से टकरा रहा है, यहाँ से ए से टकरा रहा है। तो आपने देखा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हर डायरेक्शन में डिफरेंट हुई। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो आपका एन आइसोट्रोपिक होता है। यानी अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप मेजर करोगे तो वो हर डायरेक्शन में डिफरेंट आएगा। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द रेगुलर अरेंजमेंट। आपने देखा ना रेगुलर अरेंजमेंट, देखो आप एकदम एकदम रेगुलर पैटर्न और रेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण हर डायरेक्शन में आपका डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रही है। बट अगर आप एमॉर्फरस में देखेंगे तो एमॉर्फरस में इरेगुलर पैटर्न होने के कारण वो कहीं से भी आप इस रे को लेके जाओगे, कहीं से भी आप इस रे को लेके जाओगे, आप देख रहे हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी न किसी एटम या पार्टिकल से ना टकराए। ठीक है। तो एटम और पार्टिकल से टकराने के कारण मतलब इसका स्पीड तो कम होगा ही होगा। तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि हमें हर डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी मिलती है। इसलिए हम कहते हैं जो एमॉर्फरस सॉलिड होता है वो आपका आइसोट्रोपिक होता है नेचर। आइसोट्रोपिक इन नेचर का मीन्स कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम होगी। ओके। और ये ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है। ये आपका रेगुलर अरेंजमेंट के कारण एनआइसोट्रोपिक है क्रिस्टलाइन, और ये आइसोट्रोपिक आपका एमॉर्फरस ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट है। ओके। अब हम जो आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो ऑन द मतलब उसके बीच में कैसा इंटरमोलिकुलर फोर्स या बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। किसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को? नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नेचर ऑफ intermolecular forces। नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या बॉन्ड्स, कैसे बॉन्ड्स प्रेजेंट है या कैसा नेचर है इंटरमोलिकुलर फोर्स का, उसके बेसिस पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं। सो क्लास अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है वो 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है। एक होता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक, मेटालिक एंड कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने जा रहे हैं अपने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो आपका मेन जिससे मिलके वो बनता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या है? आपका मॉलिक्यूल्स है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आपके फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है नॉन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें आपका नोबल गैसेस प्रेजेंट होता है या H2Cl2। अगर आप H2 और Cl2 की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पोल्स मतलब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण कोई पोल और कोई भी मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो दोनों में इक्वली शेयर्ड होता है। ठीक है। दोनों में इक्वली शेयर्ड होता है और किसी भी तरीके से डिस्टॉर्शन नहीं होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो बीच में फोर्स होता है ये किस कैसे तरीके के फोर्स से जुड़े होते हैं? ये आपके वीक डिस्पर्जन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस से जुड़े होते हैं। ठीक है। तो आपके जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? वीक डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं या लंडन फोर्सेस होते हैं। अब वीक फोर्स होने के कारण इनको ब्रेक करना आसान होता है, तो इसलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है जो इधर से उधर आपके इलेक्ट्रिसिटी को मूव कराए, तो इसलिए ये क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें पोलर मॉलिक्यूल्स का, तो पोलर मॉलिक्यूल्स आपके कैसे? HCl एंड SO2। ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स में वी नो, जैसे कि मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है और एक आपका क्लोरीन है। ठीक है। जैसे अगर हम इसको बनाए लो, ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपका
हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बना है। वी नो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करना शुरू करेगा। जब ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करना शुरू करेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम कहते हैं अ डाइपोल हैज बीन डेवलप्ड। डाइपोल मींस डाई मींस टू, पोल मींस यू नो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको सेम मॉलिक्यूल में दो तरीके का पोल दिख रहे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसलिए हम इसको कहते हैं डाइपोल। ठीक है, और इसी से आपका पोलर मॉलिक्यूल्स भी आता है। ठीक, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें डाइपोल्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक और HCl है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो इस डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव के बीच में क्या हो जाएगा, ऐसे करके अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो आपके होते हैं वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, आपने देखा ना कि एक डाइपोल में और ये एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन हुआ, इसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं थोड़े, इसलिए इनके जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, इनमें कोई ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करा पाए, इसलिए ये भी आपके नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तीसरा जो हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो। ठीक है, क्या प्रेजेंट हो, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो। और ये आपको पता है, ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके हमेशा FON, ये आप याद रखोगे, फोन। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तीन आपके एलिमेंट्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। अब कैसे शो करेंगे, लाइक अगर आपने H2O को ले लिया तो ये है आपके पास एक H2O, ठीक है, एक और मॉलिक्यूल है H2O का, जैसे फॉर एग्जांपल हाँ ऐसे बना लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपका हाइड्रोजन है और ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, फ्लोर ऑक्सीजन, इनके बीच में जो ये बॉन्डिंग होती है या इंटरैक्शन होता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, कैसी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से होते हैं, ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन। ओके, एंड ये भी आपके नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बिकॉज दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, बट ऐसा कुछ है नहीं जो इलेक्ट्रॉन या करंट को कैरी करे, यानी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कैरी कर इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करे, इसलिए ये आपका क्या होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, अब दूसरे टाइप का, फर्स्ट हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, अब सेकेंड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है आपका आयनिक सॉलिड्स। ओके, आयनिक सॉलिड्स मेन जो आपका प्रेजेंट होता है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस। आयनिक सॉलिड्स आपके आयंस से मिलके बना होता है। ये जो सॉलिड्स होते हैं आपके, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, इसमें प्रॉपर 3 डायमेंशनल, जैसे फॉर एग्जांपल आप NaCl की बात कर लीजिए, ठीक है, NaCl, तो ये आपका कैटायन हुआ और ये आपका एनायन हुआ। तो इन सॉलिड्स में क्या होता है, पूरा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है आपके कैटायंस एंड एनायंस का। ठीक है, और ये कैसे, ये जो आपके अरेंजमेंट होगा प्रॉपर ऐसे करके, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई अरेंजमेंट है 3D अरेंजमेंट, उसमें ये जो आपके कैटायंस एंड एनायंस होते हैं वो किससे बाउंडेड होते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर या बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स में आपके जो 3D अरेंजमेंट होता है कैटायन और एनायन का, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है या जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होने के कारण इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा आयनिक सॉलिड्स का, वो आपका हाई होता है। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें कि वेदर दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसे करके कोई क्रिस्टल ले लिया, ठीक है, ऐसे,
ठीक है, इसकी 3D अरेंजमेंट है, यहाँ पे केटायन है, फिर एनायन है, फिर केटायन है, फिर एनायन है, ऐसे करके प्रॉपर प्रेजेंट है। तो आप सॉलिड स्टेट में देखेंगे तो सॉलिड स्टेट में इसका जो 3D अरेंजमेंट होता है, इसमें जो केटायन एनायन होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता है मूवमेंट के लिए। तो इन सॉलिड स्टेट ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, बट अगर आपने मान लीजिए इसको मोल्टन स्टेट में किया, इसी को आपने मेल्ट किया और इसको किसमें आप लेके चले गए, मोल्टन स्टेट में। तो जब आप मोल्टन स्टेट में लेके जाते हैं, मोल्टन स्टेट में ले जाने के लिए आपने क्या किया, इसको पानी में डिसॉल्व किया, ठीक है, ये आपका जो क्रिस्टल था, 3D क्रिस्टल था किसी आयनिक सॉलिड का, इसको आपने जब वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या होता है कि इसके आयंस ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे करके टूट जाएगा और आयंस इसके ऐसे करके फ्री हो जाएंगे। तो नाउ आयंस आर फ्री और ये इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं, तो फिर ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें इनकी कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट में दे आर इंसुलेटर्स, क्यों, क्योंकि उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस नहीं है, आयंस नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। बट जैसे हम इसको मोल्टन स्टेट में लेके जाते हैं यानी पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आपके आयंस फ्री हो जाते हैं और फिर वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी इन मोल्टन स्टेट दे आर कंडक्टर्स एंड इन सॉलिड स्टेट दे आर इंसुलेटर्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सॉलिड है वो है हमारा मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में जो होते हैं आपके मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे ढेर सारे आपके मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स आपके प्रेजेंट होते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वी नो कि मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वैसे करके आसपास इसी के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेटल्स को डिफाइन भी किया जाता है कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड आयन सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड आयन या सेट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की और वो उसी के ऐसे आसपास घूमते हैं, तो दे काइंड ऑफ मेक अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ठीक। इसको हम लोग कर्नल्स भी कहते हैं, ये सब आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मेटालिक सॉलिड्स आपके किससे मिलके बने होते हैं, मेटल्स से बने होते हैं। एंड आप जैसे देख रहे हो कि ये जो बगल में जो पूरा सी है ये किसका है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है, और इलेक्ट्रॉन्स आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैन कैरी द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जब आपका चार्ज एक प्लेस से अदर प्लेस पे जा रहा है तो यानी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने के कारण जो आपका मेटालिक सॉलिड्स होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, फिर उसके बाद ये मेलिएबल एंड डक्टाइल भी होते हैं, ये हमने अपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, ठीक है, मेलिएबल एंड डक्टाइल भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट और जो लास्ट आपका पार्ट क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो है आपका कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होने के कारण ये बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स बना लेते हैं। तो इसलिए इनको कोवेलेंट एंड जायंट सॉलिड्स को हम सॉलिड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड को हम जायंट मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किससे मिलके बने होते हैं, ये जब आपके नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल होते हैं वो जब कोवेलेंट बॉन्डिंग से जुड़ कोवेलेंट बॉन्ड्स के फॉर्मेशन से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या एटम्स बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। और इसका नाम हम जायंट मॉलिक्यूल्स भी रखते हैं, जायंट मॉलिक्यूल्स को क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं शेप में। इनके एग्जाम्पल होते हैं डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। आपने देखा होगा अगर आप डायमंड का स्ट्रक्चर हम बनाएं तो ऐसे करके ऐसे ऐसे फिर ऐसे करके रिपीटेटिव, तो ऐसे होता 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 ये क्या होता है, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। इसलिए इसको जायंट मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। और किससे मिलके बनता है, ये देखिए यहाँ पे आपका कार्बन 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 प्रेजेंट है, कार्बन इज व्हाट, कार्बन इज योर नॉन मेटल और इनके बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये जो आपके कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। नेटवर्क इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है ऐसे करके पूरा से नेटवर्क की तरह वो फैला होता है। कोवेलेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके जो नॉन मेटल्स है इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है। और हमने आपको पहले ही अभी शुरू में ही बताया था कि जो आयनिक सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो क्लासिफाई हुए ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड और इंटरमोलिकुलर फोर्स, कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है या कैसा नेचर है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, उसके बेसिस में हमने पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड को
क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स आपके क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें आपके नॉन मेटल्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स नेटवर्क बना लेंगे या मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, इसलिए उनको कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स भी कहा जाता है या जाइंट मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है आपका, डायमंड, ठीक है। इनमें कैसी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और हार्ड होते हैं ये, ठीक है, दे आर हार्ड एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी आपकी दो तरीके से ही कंडक्ट हो सकती है, या तो आयंस आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे या इलेक्ट्रॉन्स आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे। तो यहाँ पे आपके ना ही आयंस प्रेजेंट है किसी तरीके के और ना ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं होगी। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, ठीक है, इन दिस एक एक्सेप्शन आता है जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट, ठीक है। वाई ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन, क्योंकि जो आपके कोवेलेंट सॉलिड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लाइक वो हार्ड होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, उसके जस्ट अपोजिट आपका ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट होता है, ठीक है, और क्या होता है, ये कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये कंडक्टर्स होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, अगर आपको क्लास जूनियर क्लास की बातें याद हो तो आप जब स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, जो ऐसे करके ग्रेफाइट का हम कुछ स्ट्रक्चर बनाते थे, रिकॉल हो रहा है, ऐसे ना, ऐसे करके हम जब स्ट्रक्चर्स बनाते थे तो सिमिलरली ऐसे नीचे 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 यहाँ पे हम लेके जाते थे और फिर यहाँ पे भी वी यूज टू ड्रॉ, ऐसे करके प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर। तो ग्रेफाइट आपका लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये लेयर्स में प्रेजेंट ना, 1 लेयर 2 लेयर फिर ऐसे करके 3। तो लेयर्स में प्रेजेंट होने के कारण ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं लेयर्स के बीच में। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये जैसे कि मान लीजिए अगर आप कार्बन की बात कर लीजिए, ये वाला कार्बन, तो ये 1 2 3, ठीक है, 3 एटम से अटैच है। तो कार्बन के पास तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो आपका 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो इनके लेयर के बीच में, ये जो लेयर है ये दिस इज योर 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वी नो द कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। बट अगर आप इस वाले कार्बन की बात करें, ठीक है, दिस कार्बन की, तो ये इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज है बॉन्डिंग में, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली यूज। तो एक जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे करके लेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, और ये लेयर, यही जो आपका फ्री वैलेंस, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द करंट। तो इसलिए एक्सेप्शन होता है। सॉफ्ट नेचर क्यों होता है, सॉफ्ट नेचर ड्यू टू लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेयर होने के कारण, क्योंकि उनके बीच में इतना गैप हो गया है ना, दिस लेयर होने के कारण ये सॉफ्ट होते हैं। एंड कंडक्टर्स क्यों होते हैं, क्योंकि जो आपका कार्बन का 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके लेयर्स में प्रेजेंट होता है और यही आपके करंट को कैरी करता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, हम जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो आई विल सॉल्व द डाउट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ना शुरू करेंगे क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल्स, ठीक है, फिर कितने तरीके के यूनिट सेल्स होते हैं, उसके कितने नंबर, उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और कोई भी डाउट होगा तो मेरे को बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।